जी हां, वार भी हो रहे हैं और पलटवार भी। एमसीडी चुनाव खत्म हो चुका है, मगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी जंग तू मैं जबरदस्त तरीके से जारी है। आम आदमी पार्टी 134 सीटों पर एमसीडी में जीत हासिल करती है, सबसे बड़ी पार्टी बनती है। वहीं बीजेपी 104 सीटों पर जीत हासिल करती है, 104 पार्षद। कांग्रेस के हिस्से में आते हैं सिर्फ 9 सीटें, उसमें से भी 2 आम आदमी पार्टी के साथ जाने का ऐलान कर चुके हैं। अब राज्य में मेयर के पोस्ट के लिए जबरदस्त लड़ाई चल रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि मेयर चुनाव में वोट देने के लिए हमारी पार्षद को खरीदने की कोशिश की गई। बीजेपी कह रही है कि चुनी हुई पार्षद मोनिका पंत आम आदमी पार्टी की नेता शिखा गर्ग जो हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, वो मुझसे मिलना चाहती थी। मेयर के चुनाव में मुझसे आपको वोट देने के लिए कह रही थी। बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि शिखा गर्ग आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की प्रतिनिधि है। मोनिका पंत कहती हैं कि मुझे रात 8:52 पे कॉल आया, मुझसे मिलने के लिए कहा, मेयर चुनाव में मुझे आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने पद के लिए भी मुझे ऑफर कर दिया और वो आगे कहती हैं कि मैंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। मेरे पास पूरे सबूत हैं। बीजेपी फ्रंट फुट पर आई। आम आदमी पार्टी उनके पार्षदों को लुभाने की कोशिश कर रही है, इल्जाम लगाया। कहा कि केजरीवाल के एजेंट गली गली घूम रहे हैं, क्योंकि गुजरात और हिमाचल की जनता ने दिल्ली मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने नारा दिया था, आपको याद होगा, केजरीवाल का पार्षद, केजरीवाल की सरकार। लेकिन अब जो नंबर चाहिए, क्या वो नहीं मिल पा रहे? जो आरोप बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आम आदमी पार्टी भी ठीक ऐसे ही आरोप लेकर सामने आई। आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला खुद सांसद संजय सिंह ने। संजय सिंह ने दावा क्या किया कि हमारे पार्षदों को भारतीय खोखा पार्टी से फोन आया और उन्हें दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया कि बीजेपी के पास पार्षदों को खरीदने के लिए 100 करोड़ का बजट है। कमोवेश दोनों जगह से एक जैसी आरोप। तो कौन सच्चा और कौन झूठा? और क्या मेयर की फाइट के लिए दोनों ही दल अपनी तरफ से किले को मजबूत कर रहे हैं और किले को मजबूत करने के लिए आरोपों का सहारा लिया जा रहा है? यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। संजय सिंह का बयान आपको सुना रहे हैं। पहले संजय सिंह ने क्या आरोप लगाए बीजेपी पर, और बीजेपी के आरोप भी आगे आपको सुनाएंगे, जो हूबहू ऐसे ही लगते हैं जो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर। और आरोपों पर आर पार छिड़ा है, मेयर पर महाभारत छिड़ी है। पहले संजय सिंह का बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार यह सियासत कहती क्या है। केंद्र नाम का व्यक्ति वो शर्मा जी को फोन करता है और कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी बात करेंगे। और आदेश गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाकायदा 100 करोड़ के बजट का जिक्र कर रहे हैं।
कह रहे एमसीडी में खरीद फरोख्त करने के लिए 100 करोड़ का बजट है हमारे पास, और ये 100 करोड़ का बजट तो मात्र 10 पार्षदों को खरीदने के लिए है। यानी कि एक पार्षद को खरीदने के लिए 10 खोखा भारतीय खोखा पार्टी ने निर्धारित किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से 30 सीटें कम आने के बावजूद पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीटें हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने गंदे खेल के ऊपर उतर आई है। वही कारनामा विधायकों की खरीद फरोख्त का जो उन्होंने महाराष्ट्र में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में किया, गोवा में किया, गुजरात में किया, वही खरीद फरोख्त का फार्मूला, वही खोखा खोखा का फार्मूला उन्होंने दिल्ली में शुरू कर दिया है। एमसीडी के पार्षदों को प्रलोभन देने का काम, धमकाने का काम दिल्ली के अंदर उन्होंने शुरू कर दिया। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि 30 सीटें कम होने के बावजूद कह रही है मेयर उनका होगा। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के चुने हुए पार्षद हैं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़े हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कि इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जाए, इनको जेल में डाला जाए, जो लोकतंत्र की हत्या करने का, पार्षदों की खरीद फरोख्त करने का, जनादेश का अपमान करने का प्रयास पैसे और धमकी के माध्यम से दिल्ली के अंदर कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर यह घिनौना खेल, खरीद फरोख्त का खेल, यह भारतीय खोखा पार्टी का खेल, इसको बंद किया जाए। और मैं तो कहता हूं भारत के चुनाव आयोग को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आप निर्वाचन कराते हैं, जो लोग अलग अलग दलों से चुन के आते हैं, उनको कोई भी डरा के, धमका के, बंदूक दिखा के, गाली गलौज करके, पैसे का प्रलोभन दे के, खरीद के, तोड़ के सरकारें जिसकी चाहे बन जाए, इस पे चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो कौन सच्चा कौन झूठा, आरोपों पर आर पार छिड़ी है। हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसके आरोपों में कितना दम, यह सियासत कहती क्या है। जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो आरोपों पर आर पार, कौन सच्चा कौन झूठा, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि दोनों तरफ से एक जैसे ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मेयर बनाने के लिए खरीद फरोख्त हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है, एक दूसरे के पार्षदों से संपर्क साधे जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, किसके दावों में कितना दम है? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त प्रदीप भटनागर जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, पार्टी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त भरत गांधी जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। गांधी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और विनय मिश्रा जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले प्रदीप जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। अब इल्जाम तो आप दोनों तरफ से लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे वाले खरीदे जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे वालों से संपर्क साधा जा रहा है। ये कौन सच्चा कौन झूठा पता कैसे चलेगा? आदरणीय चावला जी, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्हें हमें सुनने लायक लगे और हम बोल रहे हैं। ये जो आज विषय आज जो आपने रखा है, विषय तो ये कुछ भी नहीं है, और देखा जाए तो विषय बहुत बड़ा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वो आम आदमी पार्टी है जिसने कहा था कि ये लोग हमारे विधायक खरीदना चाहते हैं, ये लोग हमारी पार्टी गिराना चाहते हैं, और इन्होंने लोटस चलाया। वो दिन याद होना चाहिए। और केजरीवाल जी ने, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, इनके प्रवक्ताओं ने खूब सारी
खूब डिबेट करी और खूब ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मगर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बता पाए कि खरीद कौन रहा है और बेच कौन रहा है। और यहाँ तक यहाँ कौन खरीद रहा है और यहाँ कौन बेच रहा है? मुख्यमंत्री का ऑफर दिया गया, यहाँ कौन खरीद रहा है और बेच रहा है? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। अभी मैं संजय जी को सुन रहा था, संजय सिंह जी को, मगर संजय सिंह जी ने ये नहीं बताया कि एफआईआर किस पे कराएंगे, किसका फोन आया, कौन खरीदना चाहता था। तो इस विषय में आज संजय जी बोले नहीं, बड़ा अफसोस की बात है, अधूरी बात। आपके प्रदेश अध्यक्ष का नाम ले रहे हैं तो कह रहा एफआईआर कराइए, तथ्य दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो पहले भी आप बोले आप जाइए था, क्यों नहीं कोर्ट जा रहे, थाने क्यों नहीं जा रहे? आप लोग खुला है सारा कानूनी, सब डॉक्यूमेंट बहुत सलाहकार है, आप तो छोटी छोटी चीजों के लिए आप कोर्ट जाते, इसके लिए जाइए ना। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। आज कल का इन्होंने कांग्रेस के 3-4 पार्षद जो है, इन्होंने अपने पार्टी में ज्वाइन कराया, कि तो आपको ज्ञात होगा शायद। तो चावला जी क्या हुआ कि जिस जनता ने उन्हें वोट दिया, वो जनता ने उनके घर का घेराव करा और उन्हें समझाया कि तो हमारे वोट से पार्षद बना है और तू लोभन में और लालच जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिया है और तू वहां जा रहा है, तो उन लोगों को वापस आना पड़ा। और किसके थे वो? कांग्रेस के। क्या आम आदमी पार्टी जवाब देगी कि ये तोड़ फोड़ की शुरुआत किसने करी है? ये कांग्रेस में सेंध क्यों लगाई गई? जब आपसे पूर्ण बहुमत है तो आपने कांग्रेस सेंध क्यों लगाई? अब ये मुक्की खानी पड़ी आपको। ये झूठों की पार्टी है, इल्जाम लगाने का काम है। ये कोर्ट में जाके हाथ जोड़े कान पकड़े माफी मांग लेते हैं, तथ्य इन पे होते नहीं है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं इनके आरोप बेबुनियाद हैं और आपके आरोप सच्चे हैं? आप बता दीजिए, एक तो साबित कर दें। नहीं तो आप कैसे साबित करेंगे? आप भी तो वही कह रहे हैं। नहीं, हमने कोई खरीद फरोख्त। राजनीति में आरोप लगाने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती, आप भी जानते हैं इस बात को। देखिए, इल्जाम और प्रत्यक्ष दिखाने में बहुत फर्क होता है। मुझसे बोलते जो मत जी, शीला दीक्षित जी के फोटो लगवा दिए थे पूरी दिल्ली के अंदर कि शीला सरकार चोर है, शीला सरकार चोर है। क्या हुआ? बाद में माफी मांगना पड़ा ना। तो ये बेचारे माफी मांगने में एक्सपर्ट है। कहां 230 सीट ला रहे थे दिल्ली के अंदर, 230 सीट लाएंगे, हम कृष्ण भगवान है, सारे कंस हैं। आज क्या हुआ? ठीक। और यही भरत गांधी जी, जाके करा। भरत गांधी जी, आम आदमी पार्टी के चेहरे हमारे साथ जुड़े, तो मैं जरा इस पूरी कहानी को समझूं कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, और फिर जनता के विवेक के ऊपर छोड़ देंगे। लेकिन राजनीति में सबूत की जरूरत नहीं पड़ती आरोप लगाने के लिए। क्या इसीलिए दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, या फिर वाकई में मेयर की लड़ाई इतनी दिलचस्प हो गई है कि इन्होंने नाक की लड़ाई बना लिया? भरत गांधी जी। हाँ जी, देखिए, मेरे को लगता है कि राजनीतिक मर्यादाएं इस हद तक गिर गई हैं कि अब इन आरोपों प्रत्यारोपों का कोई असर आम पब्लिक पर नहीं पड़ता है। अब स्थिति ये हो गई है कि जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, तो अगर 2013-14 आप याद करें तो जगदीश मुखी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे दिल्ली के, और जगदीश मुखी जी का जो चेहरा था उसको फोटोशॉप में बिगाड़ के दिल्ली के सभी ऑटो पे लगाए गए थे, और बगल में केजरीवाल जी ने अपना एक स्मार्ट सा चेहरा बनाया था और एक लिखा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन। मतलब इस तरह से सरेआम किसी का चेहरा की फोटो बिगाड़ना और ये प्रचार करना कि उसका मुंह टेढ़ा है और मेरा मुंह सीधा है, ये आम आदमी पार्टी की शुरुआत इस तरीके से हुई। तो आम आदमी पार्टी कोई इसमें बहुत दूध की धुली नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात रही, वो तो ये मानते हैं कि मर्यादाओं का कोई अर्थ होता ही नहीं। वो कहते हैं सफलता ही मर्यादा है, अगर सफलता मिल रही है तो सब ठीक है, सफलता नहीं मिल रही है तो सब गलत है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग चले गए उनकी जांचें रुक गई,
और जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर रहते हैं उनकी जांच होती है, सीबीआई की जांच होती है, ईडी की जांच होती है, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। और जब कोई आदमी बीजेपी में आ जाता तो सारी जांच बंद हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक वॉशिंग मशीन है जिसमें जाके सब लोग धुल जाते हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि किसी एक पार्टी के पक्ष में बात करने की बजाय देश के पक्ष में बात करना चाहिए। और देश का पक्ष ये है कि हमारे देश में पुलिस के हाथ से इन्वेस्टिगेशन का काम ले लिया जाना चाहिए और जांच के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनना चाहिए। जो जिस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है उस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो पूरी तरह से अलग हो, जिसमें प्रधानमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो। जिस तरह एक न्यायिक आयोग की अभी बात हुई थी उस तरह के एक आयोग जांच की एजेंसी का हेड नियुक्त करे तो हम ये समझ पाएंगे कि नहीं, वो प्रक्रिया विषय नहीं है। आज विषय ये है कि आखिरकार ये जो आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं खरीद फरोख्त के, इसकी सत्यता का प्रमाण क्या है? दोनों तरफ से ही तो आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदीप जी ने कहा कि भाई एफआईआर कराओ। अभी तक जो प्रक्रिया है वो तो ठीक है, जो प्रदीप जी ने कहा उसके अलावा तरीका क्या है? अगर आपको लगता है कि आदमी ने अपराध किया है तो वो तो पुलिस ही देखेगी, वो कोर्ट देखेगी। आप एफआईआर करें, अगर आपके बात में दम है तो उस एफआईआर में सब कुछ सामने आएगा। अब ये अलग पक्ष है कि पुलिस निष्पक्षता से काम नहीं करेगी और जिसकी पुलिस है, जिस सरकार जो सत्ता में है उसकी बात मानेगी। इस तरह की छवि पूरे देश में हो गई है। अब पुलिस की जांच में, सीबीआई की जांच में, ईडी की जांच में देश की जनता का विश्वास नहीं रहा। ऐसी स्थिति में अब जो प्रदीप जी कह रहे हैं अभी तो यही रास्ता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भविष्य में अब जांच एजेंसियों पर भरोसा पैदा हो, इसके लिए पुलिस सुधार पर हमें बहस करनी चाहिए और जनता को जागरूक करना चाहिए। सर्वदलीय सहमति बननी चाहिए कि आज अगर भाजपा के लिए घाटेमंद है तो कल आम आदमी पार्टी के लिए घाटेमंद होगा। अगर हम गलत मर्यादाएं बनाएंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो जो मर्यादाओं के तोड़ने का लाभ आज हमें मिला है, बीजेपी को मिला, कल आम आदमी पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। इसलिए मर्यादाएं बनाई जाती हैं समाज को, देश को, राष्ट्र को ध्यान में रख करके, व्यक्ति को, एक संस्था को ध्यान में रख करके मर्यादाओं का निर्माण नहीं होता। मेरा ये कहना है कि अभी जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को शिकायत है तो पुलिस में जाए, अगर बीजेपी को शिकायत है तो वो भी पुलिस में जाए। कांग्रेस को शिकायत है कि उनके 2 लोग चले गए आम आदमी पार्टी में और नहीं आ रहे हैं तो वो भी पुलिस में जाएं। अभी तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसी का पालन किया जाना चाहिए। गांधी जी, प्रदीप जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल यही कि आखिरकार इन दावों की हकीकत क्या है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार इसी सवालों के साथ आएंगे कि आखिरकार कौन सच्चा कौन झूठा। जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो आरोपों पर आर पार, कौन सच्चा कौन झूठा, 2 बयान आपको सुना रहे हैं। बीजेपी ने भी आरोपों का जवाब दिया और खूब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आरोप एक जैसे दिखाई देते हैं। सुनिए जरा बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हो, फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। केजरीवाल का पार्षद नहीं आया उस संख्या में तो केजरीवाल का एजेंट गली गली घूम रहा है, नुक्कड़ नुक्कड़ घूम रहा है, खरीद फरोख्त करने के लिए घूम रहा है। केजरीवाल का पार्षद नहीं आया तो केजरीवाल का एजेंट रात के अंधेरे में गली गली घूम रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां खरीदूं, कहां प्रलोभन दूं, कहां मैं पार्षद दे दूं। केजरीवाल जी सबसे कम समय में नेशनल सीन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी आप बन गए। सबसे कम समय में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नेशनल सीन पर किसी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी है। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे शिक्षा घोटाला हो, बस घोटाला हो, चाहे वो हवाला घोटाला हो, तिहाड़ के अंदर घोटाला हो, तिहाड़ के बाहर घोटाला हो, और दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हो, दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में घोटाला हो। अभी तो कोर्ट ने भी चार्ज फ्रेम किया है स्वाति मालिवाल। रमेश मोहन श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और विनय मिश्रा भी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। और
उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन सच्चा कौन झूठा। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, बेसब्री से इंतजार था हमें आपका। जी बताएं। इस बार रिकॉर्डिंग की कि नहीं? काहे की रिकॉर्डिंग? आप ही तो कह रहे हैं कि हमारे पार्षदों को खरीदा जा रहा है और जो फोन करे उसको रिकॉर्ड कर लेना। हाँ, एडवांस बुकिंग हुई क्या आप लोगों की? अरे बिल्कुल, सुनिए तो पहले। मतलब इस देश में अब एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि चुनावों का कोई मतलब है क्या? जनादेश का कोई मतलब है क्या? हमें पूर्ण बहुमत के साथ जनादेश मिला है एमसीडी के लिए, और जिस दिन चुनाव परिणामों की घोषणा हुई उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं का क्या उद्देश्य था? भैया कुछ भी कर लो, मेयर तो रिकॉर्डिंग आगे है बढ़ाएं। रमेश जी, मेरा सवाल ये है। अरे सवाल सुनिए साहब, रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? वो तो पूरे वीडियो पर है, जहां भाजपा के प्रवक्ताओं ने कई चैनलों की डिबेट में कहा है कि कुछ भी कर लो जी, मेयर तो हम बनाएंगे। नहीं तो वो मेयर वाला सवाल पूछ लूंगा। आप कह रहे थे कि हमारे पार्षदों को बोला गया है, विधायकों को बोला गया, लोगों को बोला गया, जो भी कहे कुछ भी रिकॉर्ड कर लेना। इस बार रिकॉर्ड किया कि नहीं? क्योंकि अब तक आपने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। वो तो आज जब संजय भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि हम उसको तो लीगल एक्शन में लेके जाएंगे। दूसरी बात आप मैंने आपसे पूछा, आप चौराहों पर हर जगह रिकॉर्डिंग दिखाते थे, इस बार क्यों नहीं दिखा रहे? अगर सबूत है तो क्यों नहीं दिखाते हो आप? अरे आप एक बात सुनो, मूल प्रश्न क्या है कि भाजपा किस कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि मेयर वो बनाएंगे? अगर वो खरीद फरोख्त नहीं करेंगे तो आखिर मूल मेयर प्रश्न किस तरह ये से है बनाएंगे? कि सीधी सी बात है। क्या आपके पार्षद बिकाऊ हैं? अगर डील की जा रही है तो आपके पास कोई प्रमाण है कि नहीं? तिलक जी, मेयर आखिर उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। सर मुझे मालूम है किससे क्या सवाल पूछना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है? आप लोग ही तो कहते थे कि रिकॉर्ड कर लेना। अरे भाई तो उसका तो मैंने जवाब दे दिया कि उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और पक्का करेंगे। दूसरी बात क्या, हम अभी से सबूतों को खोल करके भाजपा को सावधान क्यों करते? अभी तो भाजपा को पल पल पर एक्सपोज होना आज तक कोई बाकी है। रिकॉर्डिंग लेकर आए हो आप? अरे आज तक लाए हो कोई रिकॉर्डिंग आप? आपने मुझे हमारी पार्टी की बात कहने के लिए बोला है, एक मिनट सुनो आप। अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता का वो बयान चलाया था टीवी पे, मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन जिस तरह की मैं आवाज सुन पाया उससे मुझे लग गया कि कौन होंगे। कम से कम अब तो इन प्रवक्ताओं से कह दो कि भाई साहब ये राग अलापना बंद करो। आज भी हम लोगों ने कहा है, कहाँ गई वो महाठग की चिट्ठी? रोज रोज वीडियो जारी होते थे, अब गहरी वीडियो जारी हो रहा है। जनता की अदालत में फैसला हो गया है। इन भाजपाइयों से कहिए कि जनता का फैसला सिर माथे पर रखकर जनादेश को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाए। मतलब कोई सबूत नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? कब बिल्कुल रखेंगे? सबूत समय आने पर अदालत के सामने रखेंगे ना। अच्छा, ये अदालत लोग के बार-बार सामने। कहते आप हैं। लोग तो कहते जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। लोग आज जनता आज की- आज कह रहे हो कि भैया अदालत में रखेंगे हम। और ये तो जनता की अदालत को बड़ी अदालत मानते हैं। अच्छा एक मिनट, प्रदीप जी, मेयर अभी भी बनाएंगे कि नहीं दिल्ली में? मौका मिलेगा जरूर बनाएंगे जी। ए- देख रहे हैं आप क्या बात कर रही है? मौका मिलेगा, किस बात का मौका मिलेगा? एक जनता मिनट। ने मौका दिया आपको। एक मिनट रमेश जी, आप पिछली बार से 80 सीटें हारे और 30 सीटें कम आई, माफ करिए 30 सीटें आपकी कम आई, और मेयर बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? प्रदीप जी देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए मेयर बनाने की जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर संरचना बनेगी तो पीछे क्यों हटेंगे? बिल्कुल बनाएंगे ना, क्यों करें? पहली चीज। नहीं, और मैं वही पूछ रहा हूं कैसे बनाओगे? बैठेंगे हम, उसमें स्वीकार है हमारे को। नहीं, बिना हॉर्स ट्रेडिंग के आप कैसे बनाओगे? मैंने कहा ना अभी आपसे, इनसे पूछिए कि कांग्रेस के पार्षद ये क्यों लाए। नहीं वो मैं पूछ लूंगा। किस लालच में आप लाए? इतना बताइए कि बिना खरीद फरोख्त के, बिना हॉर्स ट्रेडिंग के मेयर कैसे बनाएंगे अपना? ऐसा है, ये लोग जो हैं बड़े घबराए हुए हैं। हिमाचल में 0 सन्नाटा हो गए, और गुजरात में जो सपने देख के आए 150 सीटों के, ये 1.5 गुना नहीं बचे। और ये जो लोगों को झूठ बोल रहे ना राष्ट्रीय पार्टी बन गए, तो इनके भरम भी थोड़ा तावड़ी दूर कर देना, राष्ट्रीय पार्टी बनने से बहुत दूर है आप। सीधा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बिना मैं खरीद बता रहा हूं फरोख्त के यार, पीने की आप बात कैसे करें, मेरी बात बनाएंगे? कर रहे हैं आप। कैसे मेयर बनाएंगे? एक फॉर्मूला तो बताइए ना सर।
तो बता तो रहा हूँ आपको मैं, अगर हम मौका मिलेगा तो जरूर बनाएंगे और मौका नहीं मिलेगा तो बिल्कुल बनाएंगे, विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष के काम जो होते हैं वो काम करेंगे। नहीं तो फिर आप किस आधार पे कह रहे हैं कि भैया मेयर तो हमारा ही बनेगा? कभी भी पार्षदों का, पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, उनका मनोबल हमेशा ऊपर रहना चाहिए, इसलिए बी पॉजिटिव अच्छी बातें करनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब बी पॉजिटिव में आप इस तरह के दावे करेंगे, फिर आप में और केजरीवाल जी में क्या फर्क रहा कि भैया मैं लिख के दे रहा हूं इतनी सीटें आएंगी, और आप कह रहे हो कि भैया हम तो ठोक बजा के बोल रहे कि मेयर तो हमारा बनेगा? आपने बहुत बढ़िया तुलना करी केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी जो कंधे पे झूठों की गठरी लेके चलते हैं झूठ की, वो एक्सपोज हो चुका है पहले चीज तो। और आपने देखा कि इनका मुद्दा नहीं था केवल कूड़े का पहाड़ जो उन्होंने अभी महीने भर पहले उठाया, केवल एक ये मुद्दा था एमसीडी में। मैं तो 100 बार पूछ चुका, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि एमसीडी का एक करप्शन बताइए कि क्या करप्शन हुआ, कोई करप्शन एक गिनवा दीजिए। इनकी पार्षद और इनके उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र की पार्षद जो इसको सीबीआई पकड़ के ले गई, 2 महीने जेल में रही, उसको छोड़ा। प्रदीप जी मैं आगे जाऊं, क्या दिल्ली में वाकई में ऑपरेशन लोटस चल रहा है? देखिए ऐसा है, कोई हमारा ऑपरेशन लोटस वोटस कुछ नहीं चल रहा, ये तो इनकी चाह है बदनाम करने की कि इनको जो है इनको बदनाम करो, आगे आओ, बदनाम करो, आगे आओ। संजय सिंह कई बार वो भी खा चुके हैं, मगर बेचारे मजबूर है। ये तो कह रहे हैं कि 100 करोड़ का बजट है और 10 लाख रुपए पर पार्षद के हिसाब से रेट लिस्ट। देखिए वो संजय जी के पास हो सकता है सपने में आया हो, और वो सपने देखते हैं ज्यादा ही, और सपने में हो सकता है कोई आ गया हो, कोई बहरूपिया अगर बोल गया हो तो संजय सिंह बताएंगे 100 करोड़ अगर मुंह से बोलना बड़ा आसान होता है। हाँ। जब 100 करोड़ की जो संख्या होती है ना वोटों की, वो बहुत बड़ी होती है। हाँ। इन्होंने अच्छा, तो बदनाम विनय जी, महाराष्ट्र को लेकर ओके जरा कांग्रेस भी पिक्चर, हाँ कांग्रेस पिक्चर में आए प्लीज, हाँ क्योंकि कहीं पिक्चर में है नहीं। विनय जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। विनय जी, बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि जो जीते भी थे उनमें से भी कुछ चले गए हैं आम आदमी पार्टी में, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हिमाचल से जी वापस आ गए। हाँ अच्छा, वापस आ गए। अच्छा, अच्छा, आना जाना लगा रहता है। मैं वही यही खबर है कि मेयर के चुनाव में दल बदल कानून तो लागू नहीं है, कौन कहां जाएगा, किसके साथ जाएगा है, अभी पिक्चर बाकी है। इसीलिए मैं कह रहा था उस दिन भी कि कोई गारंटी नहीं है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाए, या फिर यह भी गारंटी नहीं है कि बीजेपी मेयर ना बनाए, और थोड़ी देर के बाद बीजेपी ने दावा ठोक दिया। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं विनय जी, अब दोनों तरफ से एक जैसे आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारा खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा खरीद रहे हैं। आपका भी कोई खरीदार है या फिर मामला? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी संविधान के मूल्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, और भारतीय जनता पार्टी हो या आप पार्टी हो, ये संविधान के मूल्यों को तार तार कर रहे हैं। कभी वो विधायक खरीदते हैं, कभी सांसद खरीदते हैं, और कभी अब वो पार्षद खरीदने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये वही बात हुई कि गंगाधर ही शक्तिमान है। सच्चा और झूठा, गोरा और काला, आपने देखा होगा, एक ही व्यक्ति के 2 चेहरे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त नारा का जो सपना देख रही थी, जब उस नारे को, उस सपने को पूरा नहीं कर पाई, तब उसने अपनी बी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को उतारा। अब देखिए, गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के वोट में जो अंतर आया, वो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की सेंध लगाई है। भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई नुकसान देखिए, नहीं अभी हुआ। मैं गुजरात पर कल मैंने चर्चा की, मैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं हूं। दिल्ली रहो, जीत नहीं पाई, दिल्ली रहो। लेकिन दिल्ली उसने में किसने किसको हराया? पार्टी का किया। दिल्ली में किसने किसको हराया? दिल्ली एमसीडी में किसने किसको हराया? कुछ नहीं, एक तोहफा दूसरे को तोहफा दिया गया है। अच्छा, गिफ्ट दिया गया है। आम वाह। आदमी को तोहफा दिया, और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को तो अच्छा, रिटर्न गिफ्ट कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए कि आपको क्या लगता है, अब ये 9 बच पाएंगे आपके कि नहीं? देखिए, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति है। वो पहले तो वो पैसा देके खरीदने की कोशिश करेंगे, और जब पैसा देके नहीं बात बनेगी तो वो कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की उनके पास तमाम हथकंडे हैं, वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन बचेगा और कौन जाएगा। हाँ, मतलब पूरा यकीन भी नहीं है आपको कि आपके बचेंगे? यकीन तो इस बात के लिए नहीं है ना। लेकिन विकेट जो गिर रहे हैं आपके, वो तो आम आदमी पार्टी की तरफ इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, जो विकेट गिर रहे हैं आपके।
आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, ये वही आम आदमी पार्टी है जो अन्ना जी के आंदोलन से निकल के आई थी, नारेबाजी जिसमें विनय जी, लोकतंत्र विनय जी का मेरे मुद्दा साथ उठाया नारेबाजी था, नहीं, लेकिन ये हो गया ना भारतीय जनता राजनीतिक मंच पे, पार्टी- मुद्दे की बात करो। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होने के बाद अच्छा हो गया। आज भरत जी, लोकपाल बिल कहीं ठंडे बस्ते भरत में जी, गुम हो गया है। अब ये और कंफ्यूजन हो गई। वो कह रहे कि कोई गारंटी नहीं है, कांग्रेस भी कह रही है हमारे बचेंगे नहीं बचेंगे, कोई गारंटी नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि खरीद लिया, खरीद रहे हैं, फोन आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं है। और प्रदीप जी कह रहे हैं कि हम तो कंप्लेन करवा चुके हैं, आप देखिए मुकदमा ठोकेंगे सब पे। ये बड़ा दिलचस्प हो गया मेयर का चुनाव। तो देखिए कहीं भी किसी के भी सरताज बैठेगा, ये दोनों एक ही है। विनय जी, विनय जी कम से कम जनादेश का तो सम्मान करिए आप, जो जनता वोट देती है उसका तो सम्मान करिए आप लोग। ये पब्लिक को केवल मूर्ख बनाने का काम करते हैं। अच्छा दोनों पब्लिक पार्टियां। आपको वोट नहीं करती, पब्लिक मूर्ख है? पब्लिक मूर्ख? अरे और हिमाचल में पब्लिक मूर्ख है या नहीं? मैंने कहा पब्लिक को मूर्ख हिमाचल में बनाने का पब्लिक काम मूर्ख है कर क्या? रही है पार्टियां। आपको जनादेश मिला, हिमाचल में पब्लिक मूर्ख है क्या? मैंने क्या कहा? पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे का आरोप लगा रहे हैं, पब्लिक तो को किसको मूर्ख पकड़ ना आप रहे हैं? बना सकते हैं ना वो बना सकते हैं। नहीं आप बताइए। पब्लिक आप को बताइए, मूर्ख मत पब्लिक समझिए। को मूर्ख- पब्लिक आप को बताइए, मूर्ख मत पब्लिक समझिए में साहब। अगर जनता किसी विधायक को, पार्षद को, सांसद को अपना वोट देती है और वोट पाने के बाद वो पार्षद, वो विधायक, वो सांसद दूसरे के दामन में, दूसरे की झोली में जाकर बैठ जाए, दूसरे की गोदी में बैठ जाए, इसको क्या कहेंगे? ये पब्लिक के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? विनय आप जी, बताइए। विनय जी, और इसके पहले विनय जी, ये रवायत पता है कहां से शुरू हुई थी? इसमें धोखाधड़ी की है। ये रिवायत पता है कहां से शुरू हुई थी? सरकारें गिरना, रिवायत याद सरकारें बता बनना। दीजिए। मालूम है रिवायत कहां से शुरू हुई थी? रिवायत पे जाएंगे तो आप रिवायत की अगर बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सर्च करके देखिए रिवायत कहां से शुरू हो गई। मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं गूगल देवता की शरण में नहीं जाता हूं ज्यादातर। मैं तो जो पढ़ने है उसको पलट देता हूं। शरण में नहीं है तो फिर आप रिवायत बता देता हूं कहां से बताइए शुरू हुई। कहां से अब सुन लीजिए रिवायत सुन लीजिए। इंदिरा जी के शासनकाल में, क्योंकि आपने संविधान का जिक्र किया, तो मैं आपातकाल का तो जिक्र नहीं करता कि संविधान के साथ क्या हुआ था, मैं तो उस बात का जिक्र करता हूं। सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आगे काम आएगा आपके। जरा गूगल सर्च करके यही देख लीजिएगा कि इंदिरा जी के शासनकाल और राजीव गांधी के शासनकाल में कितनी सरकारें बर्खास्त हुई थी। ठीक, आपने गूगल सर्च, अभी आप गूगल सर्च पे नहीं जा रहे थे, आप मुझे गूगल सर्च करने की सलाह विनय दे रहे जी, हैं। विनय जी, मुझे एक उदाहरण याद आ गया। विनय जी, अब हो गया, एक मिनट। भरत जी, किस पर यकीन किया जाए? मुझे एक उदाहरण याद आ गया कांग्रेस पे, अगर आप अनुमति दें तो बोलिए। एक मिनट प्रदीप जी, आ रहा हूं आपके पास। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अभी हमने जो चुनावी प्रणाली अपनाई थी, वो चुनाव प्रणाली बहुत हद तक अप्रासंगिक होती जा रही है। दल बदल कानून हमने बनाए थे सजा देने के लिए, और वो दल बदल को भी धोखा दे करके, धता दे करके दल बदल हो रहे हैं। और जो दल बदल करते हैं उनको न तो जनता की तरफ से सजा मिल रही है, न अदालतों की तरफ से सजा मिल रही है। एक अजीबोगरीब बात है कि अगर एक व्यक्ति एक पार्टी से चुनाव जीत के दूसरी पार्टी में चला जाता है तो ये सीधा सीधा लोकतांत्रिक विश्वासघात है, और लोकतांत्रिक विश्वासघात की विधिवत उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसकी बिना किसी सुनवाई के उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। नहीं, जैसे प्रदीप जी ने कहा इन्होंने शुरुआत तो इन्होंने की, कांग्रेस से पार्षद ले आए और फिर हमें कह रहे हैं कि भैया हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है, प्रदीप जी कह रहे हैं कि भाई अगर बात बनेगी तो हम मेयर बनाएंगे। मेयर बनाने के लिए मैंडेट इनको मिला नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेयर बनाने की उम्मीदें पाले हुए हैं। हाँ प्रदीप जी, ये बात तो भरत जी ने सही कही ना। एक मिनट भरत जी, आप ही के सवाल को लेकर आ रहा हूं। सर, जनता ने तो आपको विपक्ष में बैठने के लिए चुना ना, तो फिर जनता ने जब जनादेश दिया नहीं तो फिर जबरदस्ती मेयर कैसे बना लेंगे आप अपना? नहीं, जबरदस्ती की बात ही नहीं है। मैंने कहा ना, हमें जनादेश नहीं मिला। जो हमारे पार्षद बन के चुन के आए हैं, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत अगर करी है, और अगर हम पे मौका मिलता है, नहीं तो जोनल चेयरमैन तो हमारे नहीं, तो मौका कैसे, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं सर। जनता ने तो आपको जनादेश नहीं दिया ना, तो जबरदस्ती मेयर कैसे बन जाएगा बिना खरीद फरोख्त के? मैं वही तो कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सारे आम आदमी पार्टी से खुश हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पहला मेयर हमारा बने।
तो यानी आप मुझसे ये कह रहे हैं, अगर मैं सही हूं, हमारा मेयर बने। अगर मैं सही हूं तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आप अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे और अंतरात्मा की आवाज इतनी जोर से लगाएंगे कि लोग पार्षद खींचे चले आ जाएंगे। हो सकता है, मगर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरना नहीं चाहिए। जो मनोबल बना है और वो मनोबल 2024 को लेते बना रहेगा। तो फिर जनता के बीच में जो संदेश जाएगा वो, देखिए जनता के बीच में जो संदेश है, अगर देखिए संदेश में यही है कि आज भी दिल्ली एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को चाहती है जनता। ये झूठ नहीं, कैसे फिर ये जो बढ़िया कहता रहा हूँ चावला जी, जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, इन्होंने बीजेपी माइंडेड लोगों के कई हजारों वोट कटवा दिए, जिनकी वजह से वोट नहीं डल पाए, जो डिलीट हो गए। अच्छा। और हम, हाँ जी, ये लोग भी एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। इन्होंने रमेश जी आप ओके अब रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, सर मैं वो कह रहे हैं कि भैया मेयर तो हमारा ही बनेगा, मेयर हमारा ही बनेगा। अब इनको साथ साथ चुनौती भी दे रहा हूं कि अगर इन्होंने लोकतंत्र के साथ, जनादेश के साथ विश्वासघात किया, कल आपने क्या किया? दिल्ली उठ खड़ी होगी। कल बड़ी मीडिया के आगे चौथे स्तंभ के आगे कल आपने क्या किया? जो भ्रष्टाचार इन्होंने कर रखा है उसको कल आपने क्या किया? देश और दुनिया ने देखा कल आपने क्या किया। अब अगर इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया, जनमत के साथ विश्वासघात किया, तो मैं बता दूं पूरी दिल्ली उठ खड़ी होगी। ये महाराष्ट्र नहीं है, इसको मध्य प्रदेश में समझिएगा। अरे सत्येंद्र जैन को बड़ा कीजिए, जिनकी मालिश हो रही है। आप यहाँ संविधान, जिनकी मालिश हो रही है, 4 जेलें उनकी सेवा कर रहे हैं। सत्येंद्र जी जो 70 ईमानदार जेल के अंदर है, उनको देखिए। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ जन्नत तोड़ देंगे, जिधर चाहेंगे वहाँ के जो कट्टर मंत्री जो आपके हैं, ऐसा नहीं करने देंगे आपको। जो मंत्री आपके कट्टर मंत्री जेल में है, मतलब हद कट्टर ईमानदार पार्टी की। अरे सुन लो, अब ये जो मसले उछाल रहे थे ना, इस पर जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। अब जनता गुजरात में क्या हुआ? धीरज रखिए। गुजरात में क्या हुआ? करिए। एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट। क्या वाकई रमेश जी जनता ने जनादेश सुना दिया? अगर जनता ने जनादेश सुना दिया, इसी को आप आधार मानते हैं, तो सत्येंद्र जैन के इलाके में आप एक वार्ड भी नहीं जीत पाए, क्या मालूम है? सर एक बात बताओ, एक बात आप मुझे बताओ, ये चुनाव पूरी दिल्ली में था या किसी एक विधानसभा में था? अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जनता ने उस पर जनादेश सुना दिया वीडियो का, लेकिन जनता ने जिस मंत्री को देखा उसका जनादेश नहीं सुनाया उसके क्षेत्र में। पूरी दिल्ली में चुनाव हुआ ये सर। सत्येंद्र जैन के इलाके में चुनाव हुआ या नहीं हुआ? माननीय मंत्री जी के इलाके में चुनाव हुआ या नहीं हुआ? आपके डिप्टी सीएम के इलाके में चुनाव हुआ या नहीं हुआ? वहां पर कितने वोट जीते आप? नहीं, आप मुझे ये बताइए, कि उत्तराखंड में जहाँ चुनाव हुआ वहाँ मुख्यमंत्री हार गए और उसके बाद दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? तो यही के जो आदेश गुप्ता जी का क्षेत्र है, वहाँ से भाजपा को कितने वोट मिले? अरे भारतीय जनता पार्टी हार गई। आप पूरी दिल्ली का जनादेश समग्र रूप में देखिए, ओवरऑल देखिए, सब आपको समझ में आएगा। वरना उत्तराखंड में तो यही हुआ, कैसे तो दोबारा उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया? नहीं बनाना चाहिए था। अगर यही तो आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वही मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि किस जगह से उनको मिला, किस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र। तो मतलब पैमाना अलग अलग है, नपना अलग अलग है। नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जो जनादेश है जनता वोट से देती है। हाँ, तो जनता ने बता दिया, सत्येंद्र जैन के इलाके में आपको एक वोट भी नहीं मिला, जनता ने बता दिया। वोट का जनादेश आ चुका है, उसका सम्मान करिए। जहां तक कोर्ट के फैसले की बात है, उसका फैसला कोर्ट को करने दीजिए। हम क्यों इंटरफियर करें कोर्ट के प्रोसेस में? मैंने तो ये नहीं कहा कि भैया वो आरोपी है या मुख्य आरोपी हैं,
या फिर जेल में क्यों है, जमानत क्यों रद्द हो रही है, या फिर वो मसाज रेपिस्ट से क्यों करवा रहे थे जिन्हें आप फिजियोथेरेपिस्ट बना रहे थे? मैं ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कह रहा हूँ कि भाई कोर्ट के समाज है, उसको कोर्ट से डिसाइड होने दीजिए। और सर, कोर्ट से आप क्या डिसाइड सर वो जो हाथ, सर वो आईबी की रिपोर्ट, एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट प्रदीप जी, आज आप ये कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट हमें दे दो। वो जो आईबी की रिपोर्ट लहरा लहरा कर दिखाते हैं आप, वो कौन सी आईबी की रिपोर्ट है? एक मिनट, वो कौन सी आईबी की रिपोर्ट है? जो जनादेश को अलग नहीं कर पा रहे हो ना, ये आपको जो कमी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो 4 पहलू हैं, संसद है, एग्जीक्यूटिव है, कोर्ट है और मीडिया है, तो आप कोर्ट के केसेस को अलग से देखो ना। दूसरी बात, हमारे ऊपर 150 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और 150 में से 134 में हम बरी हो चुके हैं इसी अदालत से। तो आप राजनीतिक प्रक्रिया का जवाब सम्मान दीजिए। तो कर लीजिए, राजनीतिक प्रक्रिया का सम्मान तो करिए, और यही काम भाजपा को भी करना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल जनाब अच्छी बात हमारे देश में है, कोर्ट का सम्मान करना अब आखिरी चाहिए। सवाल, मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, कोर्ट की बात का समर्थन बिल्कुल करता हूँ, और आपने बहुत अच्छी बात बोली। मगर ये आपकी अच्छी बात में ये समझ नहीं आ रहा कि जो आपके 6 महीने से आपके जो मंत्री जो पड़े हैं आदरणीय सत्येंद्र जैन जी जेल, कट्टर ईमानदार पड़े हैं, उनकी जमानत क्यों नहीं हो पा रही और क्यों चले जाती है? कितने कट्टर ईमानदार हैं? एजेंसियों ने और तो वो तो जमानत क्यों कर रही है? तो बीजेपी ने नहीं कर रही। अदालत के मामले पे सबूत क्यों नहीं दिया केंद्रीय एजेंसियों ने? सबूत तो तो नहीं है ना, जमानत अगर सबूत नहीं है जमानत हो जानी चाहिए ना, रखे हुए हैं। और अब तिलक जी बैक ऑन ट्रैक आइए, बहस को मुद्दे क्या न्यायालय को मानते हैं श्रीवास्तव जी? मेयर बनाने की, दिल्ली में लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करने की, इसकी बहस है, इसको ट्रैक पे लाइए। और अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता का कल भारतीय जनता पार्टी का एक आधिकारिक बयान था कि भाई हम विपक्ष में बैठेंगे, तो जो वर्तमान प्रवक्ता है क्या वो इस विचार से इत्तेफाक रखते कि नहीं रखते? प्रदीप जी जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। विनय जी, वो ये कह रहे हैं कि आपके नेता कुछ कह रहे हैं कि विपक्ष में बैठेंगे और कुछ कह रहे हैं कि हम मेयर बनाएंगे। किसकी बात पे बिल्कुल मैंने अभी कहा ना कि जो मेयर प्रत्याशी की बात है, बिल्कुल अपना मेयर प्रत्याशी बनाने की कोशिश करेंगे, और हम हार मानने वालों में से नहीं है, और अगर नहीं बना पाएंगे तो विपक्ष में बैठेंगे, उसके लिए भी तैयार है, और मजबूत विपक्ष में बैठेंगे और मजबूती से बैठेंगे लड़ने के लिए, और दिल्ली की जनता की भलाई के लिए लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। ओके विनय जी, आप लोगों का अनुभव क्या कहता है, मेयर कौन बनाएगा दोनों में से? अब अनुभव के आधार पर अगर बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास खरीद फरोख्त करने की अच्छा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी चाहे हरियाणा हो नहीं तो ये महाराष्ट्र हो, अच्छा, ये जो विधायक देखिए, आम आदमी पार्टी बोलती है कि हमारे पास आए खरीदने, इनको खरीद नहीं पाते, आपके नेता फिर क्यों बिक जाते हैं आप ही के मुताबिक? क्योंकि ये कांग्रेस वाले ही तो जाते हैं बीजेपी में ज्यादातर, कि नहीं? अगर वो बिकाऊ है तो फिर आप ही के बिकाऊ क्यों है? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे बताया ना कि केवल साम दाम दंड भेद, उनके पास सब तरह का हथियार है। आप इसको अगर बिकाऊ सोच रहे हैं तो वो सर आप बोल रहे हैं ना ये बिकाऊ खरीद फरोख्त करते हैं, तो आपके विधायक और सांसद अगर बीजेपी में जाते हैं तो वो सारे बिकाऊ हैं? मैंने आपसे क्या कहा? जब आप किसी के पीछे एजेंसियां लगा देंगे, किसी भी आम किसी भी विधायक या सांसद के पीछे एजेंसी लगा देंगे, आप देखिए माननीय राहुल जी के पीछे भी एजेंसी लगा रखी है। ईडी ने कई बार सम्मन दिया, तलब किया, लेकिन राहुल जी डरने वाले नहीं। समझ गया विनय जी समझ गए। अच्छा प्रदीप जी वो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक मिनट ओके सर, आपके पास अच्छा अनुभव है साम दाम दंड भेद का, इसलिए मेयर तो आप ही का बनेगा, कांग्रेस को भी पूरा यकीन है। देखिए अनुभव की बात तो यह है कि कांग्रेस में तो 150 वर्ष का अनुभव है, फिर भी कांग्रेस जो है हर जगह जीरो हो रही है। क्यों? क्योंकि अब इनके जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो लोग जो है धरातल पे अब काम करना नहीं चाहते। अपने कार्यकर्ताओं को, जो बचे कुछ कार्यकर्ता हैं, केवल उनको जोड़ने के लिए हवाई काम करते हैं। अगर हमने उदाहरण देखे तो हमने बहुत बड़ा उदाहरण तो एक्चुअली दिल्ली की है। दिल्ली राजधानी है जहाँ सरकार चलती है, देश चलता है। वहां देखिए किसी ने कार्यक्रम नहीं करा, कोई सभा नहीं करी, कहीं घूमने नहीं गए, जितने प्रत्याशी इन्होंने टिकट दिए और वो भी टिकट बेचे कांग्रेस ने, और वहां पे एक भी इनका नेता वोट मांगने नहीं गया।
गुजरात में देखा एक भी नेता नहीं, क्योंकि पहले हमारे बैठे ही है। अरे बोल, आपकी तो मजबूरी है, अगर इसको कोई बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो बैठाना जरूरी है, आप इसकी इसलिए आप बैठाते हैं। प्रदीप जी, किसको बिठाना है किसको नहीं वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। नहीं, मैं सब चिंता भी नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो बैठ के 9 पार्षद लेके दिल्ली बैठे हैं, ये अपने लोग रोक नहीं पाए, हमें क्या कह रहे हैं, हम लोग तो हौसले बुलंद हैं और हौसलों के साथ बैठे हैं, और पूरे देश में भी और केंद्र में भी सरकार और सत्ता में काबिज चला रहे हैं। और हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो देश के किसी कोने का, वो ऊर्जावान है और वो रखता है कि अपनी सरकार बदलना और सरकार बनाना भी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें हारी हैं दिल्ली के अंदर भी बहुत मामूली मार्जिनों से हारी हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 10 प्रदीप जी ये कह रहे हैं 10 करोड़ की क्या वो 10 लाख की बोली लगी है एक की, एक पार्षद की, एक पार्षद 10 लाख 100 करोड़ का बजट। आप पहले तो ये संजय जी बताए हैं कि 100 करोड़ रुपए अगर एमसीडी के पार्षद खरीदने में अगर कर रहे हैं, तो क्या ऐसी एमसीडी को या पार्टियों को इतनी कमाई है एमसीडी में? है कमाई है, 200 करोड़ ले आएंगे, कमाई है क्या प्रदीप जी? ये वही तो संजय जी को बताना चाहिए ना कि 100 करोड़ एक पार्टी खर्च कर रही है प्रत्याशी खरीदने में, तो क्या एमसीडी में से पैसे गिरते हैं, जो पार्टियों में पैसे आ जाएंगे वापसी डबल होंगे? कोई बिजनेस है क्या? संजय जी जवाब देंगे चीज का? भरत जी, ये बैठ के व्यापारिक बातें कर रहे हैं। भरत जी, जी ये बिना हॉर्स ट्रेडिंग के मेयर कैसे बनेगा, ये भी सवाल है। और आम आदमी पार्टी की परिपाटी ये रही है कि आरोप लगाओ, हिट एंड रन, हिट एंड रन। अभी मनीष सिसोदिया जी रास्ते में थे, ईडी दफ्तर जा रहे थे, बोले कि गिरफ्तार हो गए। बताओ, मतलब इससे बड़ा भी कोई हो सकता है कि अपने डिप्टी सीएम को गिरफ्तार करवा दिया, बोले कि गिरफ्तार हो गए। वो रास्ते में थे, उनको मालूम ही नहीं, कह रहे कि लोग भैया गिरफ्तार हो गए, और वो घर में अपना शाम को समोसा चाय खा रहे होंगे और इन्होंने कहा गिरफ्तार हो गए। देखिए, आम आदमी पार्टी सनसनी फैलाने में बहुत मास्टर है और वो सोचती है कि हम बीजेपी से भी आगे निकल जाएं, और ये दुर्भाग्य है कि निकल नहीं पा रही है, और अगर निकल गई तो और बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी या बीजेपी को, दोनों को यहाँ पर क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मर्यादाओं को तोड़ने के मामले में कोई किसी से कम नहीं है। हमें देश के बारे में सोचना चाहिए कि ये जो चुनाव प्रणाली है, जब चुनाव हुए तो 1 वोट मेयर के लिए भी पड़ जाता, डायरेक्ट इलेक्शन हो जाता तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाता। अब काउंसिलर चुन लिए गए, अब काउंसिलर मेयर चुनेंगे। आज के नेता कोई हरिश्चंद्र तो है नहीं। नेताओं का जो चरित्र है वो पैसा लेके बिक जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और पैसा लेके जब कोई बिकने का तैयार है तो खरीदने वाला जिनके पास क्षमता होगी खरीद ही लेंगे। नहीं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी जो कहती है कि कोई पैसा दे तो ले लेना और उसका रिकॉर्डिंग कर लेना, लेकिन ये उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करते आज तक कभी। ये प्रश्न ये है कि हमें सिस्टम पर सुधार करने की बात करनी चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन की बात करनी चाहिए। जैसे रिश्वत लेने वाला भी अपराधी होता है, रिश्वत देने वाला भी अपराधी होता है, इसी तरह के नए कानून बनने चाहिए कि खरीदने वाला भी अपराधी हो और बिकने वाला भी अपराधी हो। इस मामले में हमें अपने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन करना चाहिए। हमें केवल भाजपा और आम आदमी पार्टी को कोसने से ये समस्या हल नहीं होगी। हमें कानूनी सुधार और चुनावी सुधार के बारे में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। ऐसी मेरी सबसे विनती है। ठीक, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही भरत जी आपने। फाइनल कमेंट एक ले रहा हूं मैं। रमेश जी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाता कई बार, या फिर सनसनी फैलाने की आपके ऊपर जो तोहमत लगती है कि भाई जरूरत से ज्यादा, जैसे भरत जी कह रहे हैं कि हर मामले में सनसनी, हर मामले में सनसनी? जी नहीं। देखिए, बहुत पहले जब ये विधायकों को खरीदना चाहते थे तो यही सवाल मीडिया ने अरविंद जी से पूछा था। उन्होंने क्या कहा कि हम इनका भांडा फोड़ देते हैं, जिससे इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि ये हमारे पास दोबारा आ सके। ये कहने में क्या गलत है कि भाई अगर तुमको कोई अप्रोच करे पार्टी में शामिल करने के लिए, पैसे का लालच दे, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, उसको फिर हमारे पास भेज दो। तो क्यों नहीं दिखाते हो आप हर रोज कहते हो कि रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, आप दिखाते हो नहीं। दिखाइए ना आप बीजेपी वाले उछल गए,
लास्ट कमेंट मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसकी हम कानूनी सलाह ले रहे हैं भाई, उसकी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे ना। और ऐसा नहीं है कितनों पर भारतीय की? जनता पार्टी को इसी दिल्ली में एक्सपोज करेंगे ये आप हर बार बोलते हैं। और हर बार एक्सपोज करते हैं, अच्छा तभी दिल्ली में इनकी दाल नहीं गलती। प्रदीप जी आपसे दो छोटे छोटे सवाल है जल्दी से। ये आजकल सत्येंद्र जैन साहब का वीडियो आना बंद हो गया, ये संजोग है या प्रयोग? नहीं जरूर देनी, नया जगह आएगा, कुछ नया कारनामा दिखाएंगे जरूर, ऐसा नहीं है। तो वीडियो आई जरूर दिखाएंगे। अच्छा, हम जल्दी। हम तो ये दिखाना चाहते थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। अच्छा, नया वीडियो आएगा? मैं बता रहा हूँ ना भाई, हमने तो ये आईना दिखाया कि आप मुख्यमंत्री जी कहते थे कि भ्रष्टाचारी की वीडियो लाइए। और अच्छा, फाइनल कमेंट आपका एक सवाल को लेकर। और हमने फाइनल कमेंट जो पहला सवाल था वही हूबहू वही सवाल है, मेयर बनाएंगे अपना? देखिए, अगर मौका मिलेगा जरूर बनाएंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, अभी भी कह रहे हैं। और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला नहीं गिरने देंगे। और विपक्ष में बैठना हो वो भी काम करेंगे, पीछे उसमें भी नहीं हटेंगे। चलिए, मतलब मेयर तो आप ही का बनेगा। राजनीति जिस तरह झूठों पर चली जा रही है उससे जनता को बचना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये आरोप प्रत्यारोप सच क्या है झूठ क्या है, दावे और वादों के भीतर जनता के विवेक के ऊपर छोड़ जाते हैं कि ये चुनाव के भीतर घमासान आरोप प्रत्यारोप, लेकिन हकीकत के परे ये कि आज भी मेयर को लेकर सियासी महाभारत खरीद फरोख्त पर आ गई। दोनों दल कह रहे हैं कि ये खरीद रहे, वो कह रहे वो खरीद रहे हैं। अब असली खरीदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। योगेंद्र